अ, अपना अब व्याख्यान में शुरू करते हुए हम नेहरू के अगर बचपन में जाएँ तो नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि अ, विज्ञान के प्रति जो नेहरू की रुचि थी, विज्ञान के प्रति जो नेहरू का लगाव था, अ, उस वह लगाव पैदा करने में नेहरू के अपने शिक्षक अ, फर्डिनांड ब्रूक्स की बड़ी भूमिका थी और सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि साहित्य, दर्शन, इन सब में नेहरू की जो शुरुआती रुचि है उसमें उसको प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी फर्डिनांड ब्रूक्स की। और फर्डिनांड ब्रूक्स एक बड़े दिलचस्प शख्सियत थे जो है, आयरिश मूल के थे और थियोसोफिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे और ब्रुक्स के प्रभाव में ही नेहरू सिर्फ 13 साल की उम्र में थियोसोफिस्ट आंदोलन से भी जुड़ गए। नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि चार्ल्स डिकेंस, वाल्टर स्कॉट, विलियम थैकरे जैसे जो विश्व साहित्यकार थे, मार्क ट्वेन जैसे साहित्यकारों से नेहरू का परिचय फर्डिनांड ब्रुक्स ने ही कराया। और दर्शन की जहाँ तक बात है, थियोसोफिस्ट ग्रुप से चूंकि फर्डिनांड ब्रुक्स जुड़े हुए थे, तो वो जैसे आज हम ये बैठक कर रहे हैं, वैसे ही नेहरू भी फर्डिनांड ब्रुक्स द्वारा ऐसे ही साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती थी, जिसमें पाश्चात्य दर्शन पर, भारतीय दर्शन पर, खासकर उपनिषदों की दर्शन परंपरा पर और बौद्ध दर्शन पर बातें होती थी। तो उसमें नेहरू भाग लेते थे। तो दर्शन, साहित्य और विज्ञान में जो नेहरू की जीवन भर उनकी जो एक रुचि रही और नेहरू ने जो किताबें लिखी हैं, चाहे वो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो या डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, उन पर भी विज्ञान, साहित्य और दर्शन का गहरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। नेहरू जब अपनी उच्च शिक्षा के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, तो वहाँ पर नेहरू कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने जो विषय चुने थे, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी, बिल्कुल विज्ञान के, शुद्ध विज्ञान के जो विषय हैं, वो भी नेहरू की विज्ञान के प्रति जो गहरी रुचि थी उसका कारण थे। और इसके साथ-साथ वहाँ रहते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्नातक की पढ़ाई करते हुए नेहरू कैवेंडिश लैब से भी जुड़े। कैवेंडिश लैब जो कि विज्ञान की उस समय की इंग्लैंड की और आज भी है सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं में से एक थी। और उसी कैवेंडिश लैब में काम करते हुए नेहरू उस समय के जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लॉर्ड रदरफोर्ड, जेम्स जीन जैसे लोगों से मिले और उसी समय नेहरू का झुकाव धीरे-धीरे राजनीति की तरफ भी होने लगा था। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय भारतीय छात्रों की संस्था हुआ करती थी, कैम्ब्रिज मजलिस जिसको कहा जाता था। तो कैम्ब्रिज मजलिस उस समय जो भारत से जो राजनेता जाते थे इंग्लैंड में, उनके भाषण वो आयोजित कराया करते थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, लाजपत राय जैसे लोगों के भाषण उस समय कैम्ब्रिज मजलिस ने कराए। तो उसमें भी नेहरू भागीदारी कर रहे थे और राजनीति के प्रति धीरे-धीरे गहरा झुकाव नेहरू का वहीं से होने लगा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान के प्रति उनकी रुचि खत्म हो गई या साहित्य और दर्शन के प्रति नेहरू की रुचि खत्म हो गई। वो जीवन भर नेहरू के अंदर बनी रही। अब हम थोड़ा भारत की ओर लौटें, तो जब नेहरू कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे, तो राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और उसी समय उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में किसानों का आंदोलन हो रहा था और उससे नेहरू जुड़ गए। भारत में अगर नेहरू के विज्ञान के प्रति जुड़ाव को हम देखें, तो जिस मंच से नेहरू का विज्ञान के प्रति गहरा जुड़ाव सामने आता है, वो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मंच से। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जैसा आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो भारतीय वैज्ञानिकों की एक प्रतिनिधि संस्था है, जो वार्षिक अपने अधिवेशन आयोजित कराती है।
और 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जब रजत जयंती समारोह मनाया गया 1938 में, तो उसमें नेहरू ने एक संदेश भेजा था। ये 25 साल जब इंडियन साइंस कांग्रेस के पूरे हुए थे, और उस समय लॉर्ड रदरफोर्ड, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उन्होंने प्रोटॉन पर उनका जो काम है उसके लिए रदरफोर्ड को जाना जाता है, वो उसकी अध्यक्षता करने वाले थे। वह अध्यक्षीय भाषण नेहरू को मिला, नेहरू ने उसे पढ़ा और नेहरू ने संदेश भेजा भारतीय विज्ञान कांग्रेस को 1938 में, और ये पहला संदेश था नेहरू द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस को दिया गया। और इस संदेश में नेहरू ने कई बातें कही, और मुख्य तौर पर उन्होंने कहा कि विज्ञान राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण में और योजनाबद्ध ढंग से विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। प्लानिंग की उन्होंने बात खास तौर पर कही कि प्लानिंग में वो एक बड़ी भूमिका विज्ञान और वैज्ञानिक समुदाय अदा कर सकते हैं। और अगर हम याद करें तो ये वही समय है जब राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हो चुकी थी। 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मेघनाथ साहा के आह्वान पर, मेघनाथ साहा जो कि बंगाल से साइंस एंड कल्चर पत्रिका निकालते थे और बहुत प्रभावशाली पत्रिका थी वो, जिसने 30 के दशक में विज्ञान और योजना निर्माण पर बहुत बड़ा उसका प्रभाव रहा है। और जो साथी रुचि रखते हों विज्ञान के इतिहास में, ध्रुव रैना और एस इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने उस पर बहुत सुंदर काम किया है, साइंस एंड कल्चर पत्रिका पर मेघनाथ साहा के योगदान पर। तो मेघनाथ साहा के कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने ये पहल की, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। उस समय सुभाष चंद्र बोस सभापति थे, और आज ये जानना दिलचस्प होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को पत्र लिखा कि हम नेशनल प्लानिंग कमेटी बना रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसकी अध्यक्षता करें। जो हाल के समय में जो तमाम नेहरू और बोस के बीच विरोध और विरोधाभासों को रेखांकित करने की बात कही गई है, उस समय हमको ये भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे सुभाष चंद्र बोस ने जब नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई तो उसका चेयरमैन बनने के लिए उन्होंने नेहरू को खत लिखा, और नेहरू इस समिति के चेयरमैन बने और नेशनल प्लानिंग कमेटी की 29 उप समितियां बनी, और 38 से लेके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण वो रिपोर्टें प्रकाशित नहीं हो पाई। लेकिन आजादी के बाद केटी शाह उसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उनके संपादन में तमाम जो उसकी उप समितियां थी, 29 उप समितियां थी, उनकी रिपोर्टें प्रकाशित हुई। और जिन लोगों को योजना निर्माण में और इसकी पूरी प्रक्रिया में, ऐतिहासिक प्रक्रिया में कि योजना निर्माण हुआ कैसे और ये योजना आयोग कहाँ से आया, पंचवर्षीय योजना के विचार कहाँ से आए, जिनकी दिलचस्पी इन विषयों में हो, उन्हें ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। और ये रिपोर्ट मित्रों, एक बात आप ध्यान रखिए कि ये एक पराधीन देश में तैयार की जा रही रिपोर्ट थी, लेकिन आप उनकी महत्वाकांक्षा देखिए कि उसमें कृषि, उद्योग, विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, महिलाओं की भूमिका क्या हो योजना निर्माण में, इन सारे विषयों पर चर्चा की गई थी। और ये आजादी से 10 साल पहले की बात है। और उसमें स्वास्थ्य की भी एक उप समिति थी, जिसमें हम लोग अपने व्याख्यान के जो आखिरी हिस्से में हम लोग उस कमेटी की भी चर्चा करेंगे, उसकी रिपोर्ट की भी बात करेंगे। तो 37 में 38 में जो नेहरू ने संदेश भेजा था, उसमें उन्होंने ये बात रेखांकित की कि विज्ञान कितनी बड़ी भूमिका योजना निर्माण में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, आर्थिक ढांचों के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका विज्ञान अदा कर सकता है। और 1943 में नेहरू को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सभापति बनाया गया। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि अगस्त 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया और नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए वो 43 के अधिवेशन में अपना सभापति नहीं हो सके। और ये अवसर आया 4 साल बाद 1947 में, जनवरी 1947 में दिल्ली में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अधिवेशन हुआ, और
उसमें नेहरू को सभापति बनाया गया इंडियन साइंस कांग्रेस का। उस समय नेहरू जो अंतरिम सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी, उसके वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और नेहरू ने उस भाषण में विज्ञान एक आजाद हिंदुस्तान में क्या भूमिका अदा करने जा रहा है, उसकी पूरी रूपरेखा नेहरू ने उस भाषण में रख दी थी कि विज्ञान क्या भूमिका अदा करेगा, वैज्ञानिक क्या भूमिका अदा करेंगे, राष्ट्र को विज्ञान और वैज्ञानिकों से क्या अपेक्षाएं हैं, राष्ट्र क्या चाहता है विज्ञान और वैज्ञानिकों से, ये सारी बातें नेहरू ने रखी थी उस भाषण में। आधुनिकीकरण को लेकर, आर्थिक पुनर्निर्माण को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर, विज्ञान और वैज्ञानिक क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, ये बातें नेहरू ने रेखांकित की थी। और 47 के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ जो 1963 तक चला। नेहरू हर विज्ञान कांग्रेस में शामिल हुए। 1947 से 63 तक लेकर सिर्फ 2 मौके ऐसे आए, 48 में और 1961 में, जब नेहरू विज्ञान कांग्रेस में भाग नहीं ले सके। अन्यथा वो सभी मौकों पर 15 बार नेहरू भारतीय विज्ञान कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने उद्घाटन भाषण दिए और जो मौजूद विषय थे, जो प्रासंगिक मुद्दे थे, उन्हें नेहरू ने रेखांकित किया। और नेहरू के इन भाषणों को अगर हम पढ़ें, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस में नेहरू ने दिए थे, तो 2 बातें हमको बिल्कुल साफ पता चल जाती हैं कि जो नेहरू का जो श्रोता वर्ग है, या जो नेहरू का जो ऑडियंस है, वो दो ऑडियंस, 2 स्तरों का दर्शक या श्रोता समूह है, नेहरू से मुखातिब है। और एक और इसमें तो नेहरू जनता से मुखातिब है। मंच भले ही भारतीय विज्ञान कांग्रेस का है, लेकिन जो नेहरू के संबोधन है, चाहे वो 47 का सभापति वाला भाषण हो या उसके बाद के जो इनागुरल लेक्चर्स हैं या जो उद्घाटन भाषण है, वो सभी जनता को भी संबोधित है। विज्ञान और वैज्ञानिक समूहों को तो संबोधित है ही, लेकिन वो जनता को भी संबोधित है, जिसमें नेहरू बता रहे हैं कि भारतीय जनता समझे कि विज्ञान और वैज्ञानिक आधुनिक हिंदुस्तान में, आधुनिक भारत में कितनी अहम भूमिका अदा करने जा रहे हैं। इन बातों को नेहरू रेखांकित कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेहरू वैज्ञानिक समूहों से, या जो वैज्ञानिकों का पूरा वर्ग है, उससे रूबरू हैं और कह रहे हैं कि देश के सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण में विज्ञान कितनी अहम भूमिका अदा करने जा रहा है, इसकी बात नेहरू करते हैं। और जो समस्याओं की बात है, वैज्ञानिकों से जब नेहरू मुखातिब हैं, तो वो ये देश की समस्याओं की भी बात करते हैं। और इसमें 3 मुख्य समस्याएं नेहरू रेखांकित करते हैं। पहली समस्या है खाद्यान्न का संकट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे, 1943 में बंगाल के अकाल में एक पूरी तादाद बंगाल के निवासियों की उस अकाल का शिकार हो गई थी। और जैसा कि अमर सेन जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी बाद में अपनी पॉवर्टी एंड फैमिन जैसी किताबों में दर्शाया कि ये अकाल प्राकृतिक नहीं था, बल्कि ये मानव निर्मित त्रासदी थी। और इसके लिए सीधे सीधे औपनिवेशिक नीतियां जिम्मेदार थीं, जिन्होंने युद्ध काल के नाम पर जो पूरा आपूर्ति का जो ढांचा था, उसको युद्ध क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया, बजाय कि अकाल प्रभावित क्षेत्रों की ओर ध्यान देने के। तो खाद्यान्न का संकट एक बड़ा मुद्दा था। और आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं में भी, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, उसमें कृषि पर काफी जोर दिया गया। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम समस्या नेहरू ने वैज्ञानिकों के सामने रखी, वो थी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदान कैसे वैज्ञानिक या विज्ञान कर सकता है। इसमें नेहरू ने उनका आह्वान किया। और इसमें आप देखिए कि सामाजिक आर्थिक समस्याएं तो हैं ही, लेकिन साथ साथ मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। और ये मनोवैज्ञानिक समस्या कहाँ से आ रही है? वो है आजादी के साथ साथ जो
बंटवारे और विस्थापन से उपजी हुई जो पूरी एक मनोवैज्ञानिक त्रासदी थी, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था, तो वो भी नेहरू के ज़हन में थी। तीसरी बात जो नेहरू वैज्ञानिकों से कर रहे थे, वो था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार। और बिल्कुल अगर हम आधुनिक भारत के संदर्भ में देखें मित्रों, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नेहरू एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार में अनवरत वो लगे रहे। एक तरीके से वो पर्याय बन जाते हैं साइंटिफिक टेम्पर के। बार-बार नेहरू के उन सभी 15 भाषणों में अगर आप देखेंगे, तो बार-बार साइंटिफिक टेम्पर का ज़िक्र आता है। और नेहरू इस बात से अवगत हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करने की ज़रूरत है, बल्कि नेहरू ये भी देखते हैं कि कई बार तो शिक्षित समूह और जो वैज्ञानिक हैं, उनके भीतर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव हमें प्रायः देखने को मिलता है। तो इस बात को भी नेहरू वैज्ञानिकों से कह रहे हैं कि हम कैसे अ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करें, अंधविश्वासों से, सामाजिक कुरीतियों से और दकियानूसी परंपराओं से कैसे उभरें, इन सारी बातों को भी नेहरू ध्यान आकर्षित कर रहे थे वैज्ञानिकों का। और इसी संदर्भ में अगर हम आगे देखें, तो नेहरू अ, विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हुए, वैज्ञानिक शोध की बात करते हुए भारत में मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर जोर दे रहे थे कि क्वांटिटी तो ठीक है, और आज हम देखें तो हमारे जो चाहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो या हमारे जो अभी अनुसंधान की जो स्थिति है भारत में, वो पूरी तरीके से मात्रा पर उसका जोर है कि कितना अधिक से अधिक हम आउटपुट दे दें। लेकिन नेहरू जो बात कर रहे हैं 50 के दशक में, वह ये थी कि हम किस तरीके से अ, मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता पर, वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता पर हमारा जोर हो, इस बात को नेहरू रेखांकित कर रहे थे। और आगे के समय में अगर हम देखें, तो नेहरू जो विज्ञान कांग्रेस में युवा वैज्ञानिक आ रहे हैं, जो महिलाएँ हैं, जो महिला वैज्ञानिक हैं, उनको भी संबोधित कर रहे हैं कि ये विज्ञान कांग्रेस या भारत में विज्ञान सिर्फ ये इन वरिष्ठ वैज्ञानिकों के समूह के लिए नहीं है, बल्कि जो युवा वैज्ञानिक हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको बागडोर सँभालनी है नए हिंदुस्तान के निर्माण की। नेहरू बार-बार ये भी कह रहे थे कि जो नया हिंदुस्तान हो, वो दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में, इल्म की दुनिया में जो भी नया कुछ हो रहा हो, जो भी हलचल हो रही हो, उससे सिर्फ अवगत ना हो, उससे उसकी मालूमात सिर्फ उसको ना हो, बल्कि वो इससे भी परिचित हो और कि क्या कुछ नया हो रहा है, बल्कि उसमें योगदान दे, उसकी सक्रिय भागीदारी हो। सिर्फ वो नए शोधों को जाने नहीं, बल्कि दुनिया को नए शोध भी दे, नए अनुसंधान भी करे और उसको आगे बढ़ाए। इसके साथ-साथ नेहरू जो विज्ञान के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, वो सृजनात्मकता की बात थी। 1945 में, अगस्त 1945 में दुनिया देख चुकी थी कि अ, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में किस तरीके से अमेरिका ने अ परमाणु बम का इस्तेमाल नागासाकी और हिरोशिमा जैसे शहरों पर, जापान के शहरों पर किया था। और विज्ञान का एक ये भी रूप हो सकता है, इससे दुनिया वाकिफ हो चली थी। तो नेहरू विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिकों को और जनता को संबोधित करते हुए ये बात भी कह रहे हैं कि हमें विज्ञान के साथ-साथ नैतिकता और मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखना होगा। तभी विज्ञान सृजनात्मक होगा और तभी वह सर्जना की दिशा में, सर्जन की दिशा में, सृजन की ओर आगे बढ़ेगा। और नेहरू बार-बार ये कह रहे थे कि अगर विज्ञान में नैतिकता और मानवीय मूल्य नहीं होंगे, तो वह विज्ञान विनाश की ओर ले जाएगा, विकास की ओर नहीं। और हम ध्यान रखें कि अ, महात्मा गांधी भी जब 7 सामाजिक पापों की बात करते हैं, तो उसमें एक पाप जो उन्होंने गिनाया है, वो है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के बगैर जो विज्ञान है, वो एक तरीके से सामाजिक पाप ही है। और
वह विज्ञान जो मानवता से, मानवीय मूल्यों से और नैतिकता से हीन होगा, नैतिकता से रहित होगा, वह विज्ञान विनाश की ओर ले जा सकता है। वह विज्ञान सृजन की बजाय वह नष्ट करने की ओर, दुनिया को या सभ्यता और संस्कृतियों को नष्ट करने की ओर ले जा सकता है। ये बात भी नेहरू ने रेखांकित की थी। अपने भाषण में 47 के अपने भाषण में ही नेहरू ने ये बात बिल्कुल जोर देकर कही थी कि भारतीय राज्य विज्ञान को बढ़ावा देने में हर संभव भूमिका अदा करेगा। वह आर्थिक संसाधनों की पूरी कोशिश करेगा उपलब्ध कराने की, और ये बात नेहरू ने बार-बार कही है मित्रों। चाहे आप 1949 में इलाहाबाद में जो विज्ञान कांग्रेस हुई वहाँ भी, और नेहरू जब राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाओं को उद्घाटन कर रहे हैं, तब भी वो ये बात बार-बार कर रहे हैं। और संस्था निर्माता के रूप में हम लोग अक्सर नेहरू को याद करते हैं। एक ऐसा संस्था निर्माता जिसने भारत में आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान तो बनाए ही, और उसके साथ-साथ नेहरू ने देश भर में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी भी बनाई थी। उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान नेहरू का था। और ये जो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी थी वो शांति स्वरूप भटनागर के नेतृत्व में वो बनाई गई। और जो पहली नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी बनी दिल्ली में, उसमें के एस कृष्णन के निदेशक बनाए गए थे। तो राज्य भी अहम भूमिका अदा करे, लेकिन राज्य की भूमिका की बात करते हुए नेहरू ये भी रेखांकित करते हैं कि राज्य सिर्फ प्रश्रयदाता होना चाहिए, वो सहायक होना चाहिए कि वो आर्थिक संसाधन दे वैज्ञानिकों को, उन्हें प्रयोगशालाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं, लेकिन वो अवरोधक या बाधक न हो जाए। इसलिए राज्य एक अपनी सीमा तय कर ले, या राज्य अपनी एक सीमा रेखा या लक्ष्मण रेखा बनाए, जहां वो संसाधन दे, वैज्ञानिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन वो बाधक न बन जाए। और नेहरू 60 के दशक में जो भाषण नेहरू ने दिए हैं, उनको आप देखें तो मित्रों जो रियलिटी उसमें से उभर के आती है, कि वैज्ञानिकों से नेहरू को पता चल रहा है कि प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उस पर एक तरीके से बिल्कुल उसने अपना चंगुल जमा लिया है उस पर, और वो उसको कहीं भी अवकाश नहीं दे रहा है कि वो शोध कर सके। और नेहरू इस पर बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और जो विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से जुड़े हुए लोग होंगे वो भी इसे समझ सकते हैं कि नेहरू ने कहा कि वैज्ञानिक अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं कि वो सर्विस टर्म्स को पढ़ने में ही, और क्या रेगुलेशंस हैं, अवकाश का क्या प्रावधान है, कहीं विदेश के उन्हें सेमिनार में भाग लेने जाना है तो उसके लिए कैसे उन्हें अवकाश मिलेगा, सर्विस टर्म्स क्या-क्या हैं। इन्हीं बातों में वे वैज्ञानिक, या उनकी सैलरी कब मिलेगी, या उन्हें ये इक्विपमेंट चाहिए, ये उपकरण चाहिए, वो कैसे किस प्रोसेस के तहत, किस प्रक्रिया के तहत उनको मिल सकेंगे। इन्हीं बातों में वैज्ञानिक जो है उनका पूरा समय चला जा रहा है, तो वह अनुसंधान कब करेगा? नेहरू के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती की तरह ये और आज भी ये समस्या है कि आप को स्वायत्तता की बात तो कही जाती है, लेकिन उसी अर्थ में हम देखते हैं कि बिल्कुल जो प्रशासनिक ढांचा है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों का हो या प्रयोगशालाओं का हो या सीएसआईआर और आईसीएआर जैसे संस्थानों का हो, तो वहाँ जो प्रशासनिक ढांचा है वो वैज्ञानिकों की जो पूरी क्रिएटिविटी है या जो अकादमिकों की सृजनात्मकता है उस पर वो हावी हो जाता है। तो ये बातें नेहरू कर रहे थे, उस पर भी ध्यान देने की बात है। 50 के दशक में और नेहरू के अगर हम भाषणों को देखें तो 1957 में कलकत्ता के विज्ञान कांग्रेस में नेहरू ने बुद्ध को उद्धृत किया, और बुद्ध के हवाले से नेहरू ने कहा कि विज्ञान में प्रज्ञा, करुणा और सहिष्णुता का समावेश होना चाहिए। इन तीनों मूल्यों के साथ ही विज्ञान विश्व शांति और मानव कल्याण की जो राह है उसको प्रशस्त कर सकता है। तो प्रज्ञा, करुणा और सहिष्णुता की बात करते हुए नेहरू
आगे के अपने 1962-63 में जो नेहरू ने भाषण दिए हैं, उसमें वो गांधी और विनोबा भावे को भी उद्धृत करते हैं और विनोबा भावे का एक वो प्रसंग करते हैं जिसमें विनोबा भावे ने कहा कि आज के समय में यह अवसर आ गया है कि धर्म और राजनीति की जगह विज्ञान और अध्यात्म ले लें। और अध्यात्म से यहाँ का जो उनका तात्पर्य है वो जैसा अगर आपने पुरुषोत्तम अग्रवाल को पढ़ा होगा तो ये धर्मेतर अध्यात्म की बात है। तो नेहरू भी विनोबा और गांधी की उस परंपरा में धर्म और राजनीति की जगह विज्ञान और अध्यात्म की बात करते हैं, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और इसके साथ साथ वो वैज्ञानिकों का आह्वान करते हैं कि वो भारत में आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जो पूरी राह है उसको वो दिशा दिखाएं और समन्वय की राह तैयार करें और उसके साथ साथ टू लीड, टू डेवलप, टू कोऑर्डिनेट, इन तीनों बातों में नेहरू वैज्ञानिकों की भूमिका को रेखांकित कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है नेहरू और विज्ञान और वैज्ञानिकों के संदर्भ में, वो है नेहरू का वैज्ञानिकों के प्रति जुड़ाव। नेहरू विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के लगातार संपर्क में रहे। खासकर आइंस्टीन जब 50 के दशक में जब उन्होंने विरोध में उन्होंने पूरी एक मुहिम छेड़ी, तब उसमें नेहरू भी जुड़े हुए थे, वर्ल्ड पीस का जो मूवमेंट था। और भारत में आप देखें तो शांति स्वरूप भटनागर हो, चंद्रशेखर वेंकट रामन हो, के.एस. कृष्णन हो, होमी जहांगीर भाभा हो, दौलत सिंह कोठारी हो, इन सब प्रशांत चंद्र महालनोबिस हो, इन सभी वैज्ञानिकों से और मेघनाथ साहा से तो जुड़े ही थे। तो इन सभी वैज्ञानिकों से नेहरू का बहुत गहरा जुड़ाव था। और 55 की बड़ौदा कांग्रेस में जो जनवरी 1955 में होनी थी, तो उससे ठीक 2 दिन पहले शांति स्वरूप भटनागर की मृत्यु हो गई। कांग्रेस का उद्घाटन भाषण देते तो शांति स्वरूप को जिस तरीके से याद किया है वह भी एक प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि नहीं, एक विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के निधन पर शोक जता रहा है, जो जो बिल्कुल एक तरीके से आहत है अपने विज्ञान की राह पर एक हमराही के खो जाने से। तो और उस तरीके का संबंध नेहरू का वैज्ञानिकों के प्रति रहा है। तो ये विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में जो बात है, तो यहाँ मैं एक बात और रेखांकित कर दूं दोस्तों कि 1958 में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है। लिखने वाले तो उसको होमी जहांगीर भाभा थे, लेकिन नेहरू की इन जो पूरी जो विचार यात्रा है, जो नेहरू की जो सोच है विज्ञान के संदर्भ में, वो पूरी तरीके से उसमें परिलक्षित होती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको विज्ञान के प्रति रुझान जनता में पैदा करना है और उसके साथ साथ हमको कल्टीवेट करना है। ये जो साइंटिफिक टेम्पर है वो ऐसा नहीं है कि ये पैदाइशी चीज नहीं है या जन्मजात नहीं है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये व्यक्ति अर्जित करता है, ये एक्वायर्ड एक तरीके से एटीट्यूड है जो हम अर्जित करते हैं समय के साथ। तो नेहरू का जो वो विचार है वो भी साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन में दिखता है। तो आज के समय में अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, तो विज्ञान और मेडिसिन की ये जो पूरी दुनिया है उस पर उसकी तरफ हमारा ध्यान फिर से गया है कोरोना के संकट के समय में। तो वहाँ भी ये ध्यान में रखने की बात है कि आप लंबे समय तक विज्ञान पर हमले करते रहें और भारतीय विज्ञान कांग्रेस को एक तमाशा का मंच बना दिया जाता है और फिर अचानक आप विज्ञान की तरफ या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहें, फिर लोगों को अफवाहों से जागरूक करें या वायरस को लेकर तमाम अफवाहें फैलने लगी उस पर आप चिंता जगाएं, तो कहीं न कहीं ये हमारे उस विरोधाभास को भी या उस विडंबना को भी दर्शाता है कि एक ओर तो हम
अंधविश्वासों पर पूरी तरीके से बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकार देते हैं और फिर अचानक आपत्ति आने पर, आपदा आने पर फिर हम विज्ञान की बात करने लगते हैं। तो उसमें कहीं निरंतरता की एक कमी भी दिखती है। और आखिरी जो हिस्सा है मित्रों, स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दा है, मैंने नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात की थी। राष्ट्रीय योजना समिति की एक उप समिति स्वास्थ्य पर बनाई गई थी और जिसमें साहिब सिंह सोखी और जे.एस. नेहरूरकर उसके चेयरमैन सभापति हुआ करते थे और ये दोनों लोग इंडियन मेडिकल सर्विस से जुड़े हुए थे और उसमें रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े, विधान चंद्र रॉय जैसे लोग भी थे और अधिकांश लोग उसमें चिकित्सक थे जो है। और इस रिपोर्ट ने भारत में स्वास्थ्य का ढांचा कैसे खड़ा हो, भारत में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का कैसे निर्माण किया जाए, उसकी पूरी एक रूपरेखा 30 के दशक के आखिरी वर्षों में और 40 के दशक के शुरुआत में इस उसमें 40 के दशक में इस रिपोर्ट में कही गई थी। और उसी समय 1946 में सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी थी, भोर कमेटी जिसको कहा जाता है। तो उसमें भी कुछ ऐसी ही सिफारिशें कि राष्ट्र में नेशनल हेल्थ सिस्टम कैसे तैयार किया जाए, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं कैसी दी जाएं और हिंदुस्तान जो जिसकी एक बड़ी आबादी देहात में रहती है, तो देहातों में कैसे खड़ा किया जाए स्वास्थ्य पूरी सुविधाओं के ढांचे को, इस पर फिर पोषण की बड़ी जो एक समस्या थी, जो कुपोषण के रूप में हमको देखने को मिलती है और लगातार अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं के कारण कुपोषण की ये समस्या और भयावह रूप लेती जा रही थी। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया कि हमारा उद्देश्य होगा कि जो गरीबी, बीमारी और अक्षमता का, पॉवर्टी, डिजीज और डिबिलिटी का जो ये दुष्चक्र है, एक जो विशियस साइकिल है, उसको तोड़ना हमारा लक्ष्य होगा। और ये ध्यान में देने की बात है कि नेहरू ने जो स्वास्थ्य संबंधी जो पहल की, चाहे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हो या स्वास्थ्य संबंधी ढांचा को खड़ा करने में, उसमें इस रिपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी जो है। और संक्रमण के संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बैठक, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई थी और उस बैठक में नेहरू ने कहा था कि आज दुनिया एक दूसरे से, दुनिया के जो तमाम देश हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ चुके हैं कि अगर हम स्वास्थ्य और बीमारियों के संबंध में सोचते हैं तो हमें दुनिया को एक समग्र इकाई के रूप में देखना होगा। दुनिया को वर्ल्ड एज ए होल हमको लेना पड़ेगा, तभी हम स्वास्थ्य और बीमारियों की जो समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकेंगे। और यहाँ नेहरू ने संक्रमण का भी जिक्र किया है मित्रों, कि नेहरू ने कहा कि कम्युनिकेबल डिजीजेज और इन्फेक्शन से आप एक देश को दूसरे देश से बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि दुनिया इस तरीके से आज जुड़ चुकी है कि आप ये सोचें कि एक देश में तो हम स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा दें और सारे जो मानक हैं, स्वास्थ्य संबंधी मानक, उनको हासिल कर लें, और दूसरा देश वैसे ही गरीबी में, बीमारी में पड़ा रहे, तो आप ये मुगालता मत पालिए कि आप उसको आइसोलेट रख सकेंगे, आप उसको बचा कर रख सकेंगे, क्योंकि दुनिया इस तरीके से जुड़ी हुई है कि संक्रमण और कम्युनिकेबल डिजीजेस एक देश से दूसरे देश में पहुंचेंगी। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को संबोधित करते हुए नेहरू ने उस समय कहा था कि जब हम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के निर्माण पर विश्व स्तर पर ध्यान दें, तो सबसे जरूरी है कि हम शुरुआत उन देशों से करें जहां जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं और जो पूरा जो चिकित्सकीय जो पूरा ढांचा है वो पिछड़ा हुआ है। तो नेहरू ने असल में उनका इशारा जो नव स्वाधीन देश थे, अफ्रीका के, एशिया के, लातिन अमेरिका के, उनकी तरफ था कि दुनिया के जो संगठन, अगर उनकी सच्ची मंशा है कि वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं, तो शुरुआत उनको इन देशों से करनी होगी।
नेशनल प्लानिंग कमेटी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, औसत उम्र बहुत कम थी। इसके साथ-साथ शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। शिशु मृत्यु दर तो 158 प्रति हज़ार 158 के करीब थी। तो ये सारी समस्याएँ एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में थी। तो उनको भी कैसे एड्रेस करना है, उनको भी कैसे हल किया जाए, वो भी ध्यान में रखा गया। और इसके साथ-साथ जो 2 पहले से जो आयुष या ऐसी योजनाएँ आज की नहीं है मित्रों, और नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट में आप देखें तो आयुर्वेद और यूनानी को भी उसमें समाहित किया गया और कहा गया कि चूँकि ये भारत में और एशिया के देशों में एक अपनी पद्धति रही है, लेकिन ज़रूरी बात ये है कि हम उसका आधुनिकीकरण करें। क्योंकि इस रिपोर्ट में अधिकांश लोग आधुनिक चिकित्सा से जुड़े हुए थे, एलोपैथी के वो लोग बढ़िया प्रैक्टिशनर थे। उन लोगों ने ये बात कही कि आयुर्वेद और यूनानी की जो पद्धति है, वो उसका जो फार्माकोपिया है, उसका जो इलाज या जो डायग्नोसिस की जो पूरी सिस्टम है, वो पुरानी पड़ चुकी है। तो ज़रूरी ये है कि हम उससे इंसाइट लें और उसके फार्माकोपिया को हम मॉडर्नाइज़ करें, उसका मानकीकरण करें और उसके साथ-साथ हम इन लोगों को प्रशिक्षित करें। इसके लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की बात कही थी कि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएँ। तो इसमें पूरा एक ढाँचा कैसे खड़ा किया जाए, जिसमें महानगरों से गाँवों में तक जो है, जिसमें जिले हैं, प्रदेश हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, इन सब में एक ढाँचा कैसे खड़ा किया जा सकता है, इसकी जो रूपरेखा उसमें तैयार की गई। इसके साथ-साथ नेहरू ने एम्स की बात तो की ही, कोलंबो प्लान के अंतर्गत उसकी स्थापना की गई थी 1956 में। उसके साथ-साथ दिल्ली में ही अगर हम देखें तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, फिर जीबी पंत हॉस्पिटल की स्थापना उसी समय हुई। और संक्रमण की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि जो भारत का नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, वो पुणे में 1952 में स्थापित किया गया था नेहरू के समय में। और इसके साथ-साथ नेहरू ने जो 2 बड़ी बीमारियाँ थीं जिससे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में काल कवलित होते थे और जो लोगों को कमज़ोर भी बना देती थी कि अगर वो स्वस्थ भी हो जाते थे, तो लोग महीनों, सालों तक उनके दुष्परिणाम से उबर नहीं पाते थे, मलेरिया और टीबी की बीमारी। तो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू करने का भी श्रेय नेहरू को जाता है। भारत में मलेरिया उन्मूलन का पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ 50 के दशक में। इसके साथ-साथ टीबी की जहाँ तक बात है तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट बनाया गया बेंगलोर में नेहरू के समय में ही। तो ये जो सारी बातें हैं, इसके साथ-साथ आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि किस तरीके से फार्मेसी की जो कंपनियां हैं उनकी एक तरीके से एकाधिकार उनका बनता जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में मित्रों ध्यान दीजिए कि 40 के दशक में ये बात कही जा रही है कि हमें जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनको ये पूरी कोशिश करनी होगी कि पेटेंट का हम लोग विरोध करें, क्योंकि पेटेंट अंततः ड्रग्स के मामले में या दवाइयों के निर्माण के मामले में कुछ कंपनियों या एजेंसियों, फार्मेसी एजेंसियों की मोनोपोली को या उनके एकाधिकार को बढ़ावा देगा। तो पेटेंट मोनोपोली का जो वाहक न बन जाए या पेटेंट मोनोपोली का रास्ता न तैयार कर सके, ताकि जो जनता के लिए जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जो एसेंशियल मेडिसिन है, वो न मुहैया हो सके। तो इसके लिए पेटेंट का भी विरोध करने की भी बात कही गई थी। और इसके साथ-साथ इस रिपोर्ट में जो एक और प्रमुख बात की गई थी, वो था कि स्वास्थ्य को एक अधिकार के रूप में, कि हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ अ राइट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ये कहा गया। और ये बहुत बड़ी बात है और आज भी हम उसको हासिल नहीं कर सके हैं। और तो वो भी एक बहुत बड़ी उसमें बात थी कि स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में परिभाषित करना कि और उसमें राज्य अपनी ज़िम्मेदारी ले, ये भी बात कही गई कि राज्य अपनी ज़िम्मेदारी से मुकर नहीं सकता है। उसको ये ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वह अपने नागरिकों को
उनके अधिकार के रूप में स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराए। नेशनल हेल्थ सिस्टम की बात कही गई थी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य का एक पूरी प्रणाली विकसित की जाए, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि ये जो इसमें प्रांतों और राज्यों, जो राष्ट्र और प्रांत के बीच एक समन्वय हो, और ये बात आप विज्ञान कांग्रेस के नेहरू के भाषणों में भी पढ़ेंगे और इस रिपोर्ट में कि समन्वय और विकास के साथ साथ एकीकरण एक जरूरी प्रक्रिया है, वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर भी इस रिपोर्ट में, और नेहरू ने भी बार बार बात की कि तमाम एजेंसियां हैं, CSIR है, ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन सारी एजेंसियों के बीच कैसे एक कोऑर्डिनेशन हो सकता है और इंटीग्रेशन का अप्रोच हम कैसे अपना सकते हैं, इस पर भी बात नेहरू ने की थी। 60 के दशक की शुरुआत में नेहरू ने भारत में स्पेस रिसर्च को भी बढ़ावा देना शुरू किया, और उस विक्रम साराभाई जैसे लोग नेहरू से जुड़े रहे। तो दोस्तों, आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए मैं अपने विषय जो मैंने चुना था, नेहरू विज्ञान और जन स्वास्थ्य का विषय, उसमें जो विज्ञान के प्रति जो गहरा लगाव था उसकी बात मैंने की, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जो नेहरू का लगातार एक बल था, जोर था, उसकी भी बात मैंने की, और वैज्ञानिक समूहों को साथ लेकर चलने की, जनता को संबोधित करने की, जनता से लगातार संवादरत रहने की जो नेहरू की प्रतिबद्धता है, वो भी इन भाषणों में उभर कर सामने आती है। इसके साथ साथ राज्य, चाहे वह स्वास्थ्य का मसला हो या विज्ञान का मसला हो, वैज्ञानिक अनुसंधान का मसला हो, राज्य अपनी भूमिका अदा करे, राज्य संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन वो बाधक या अवरोधक न बन जाए, इसको भी नेहरू ने लगातार रेखांकित किया। तो इस सबसे मूल बात जो नेहरू से विज्ञान के इस अंतर संबंध में है, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, साइंटिफिक पेपर को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, यही इतनी ही बात मुझे कहनी थी। शुक्रिया, आप लोगों के सुझाव टिप्पणियों का स्वागत है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुगनीत। धन्यवाद। और बहुत ही प्रस्तुत आपके प्रेजेंटेशन की शैली और जिस तरह से विश्लेषण तमाम घटनाओं का, उसको आपने हम सबके बीच रखा। और अब मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास भी, जिनके मन में किसी तरह क्वेरी हो, वो प्लीज हैंड रेज करेंगे, सो दैट डॉक्टर नवनीत उनको अनम्यूट कर देंगे और वो अपना सवाल रख सकते हैं। नवनीत सर, डॉक्टर नवनीत, प्लीज आप देखेंगे कि हैंड रेज जहां से भी हो रहा हो। डॉक्टर संजीव कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज अनम्यूट हिम, डॉक्टर संजीव। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी ऑडियो अनम्यूट हो गया हो, अपना ऑडियो म्यूट कर लें, वन बाय वन सभी लोगों के सवाल आ पाएंगे। सर, आप अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ, सुनीत भाई, आपने उसमें देखा है, एक ओजित है, रामजस कॉलेज से है, उन्होंने एक सवाल पूछा है, तो मेरे ख्याल से अगर ओजित ही पूछ ले खुद। ओजित, आप हैं क्या? डॉक्टर राजकिशोर सर, प्लीज आप म्यूट कर लेंगे, आपका अनम्यूट आ रहा है, अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर लें ताकि सभी लोग। हाँ, नवनीत भाई देखिए, ओजित ने सवाल पूछा है, मैं देखना कर रहा हूँ। उदित, ओजित, ओजित, OJIT। हाँ, ओजित सर, आप अपनी सवाल पूछ सकते हैं। My question was simple, but I really do not know whether this is the correct platform to inquire. The question was, it is said that in the pre-independent era, huge amount of our GDP was invested in the huge amount of
GDP was invested in health, hygiene, and so on and so forth. And that resulted in the 2 Nobel Prize to the country. One is C.V. Raman and one is Dr. Ronald Rose. Without Dr. Ronald Rose's discovery of the malarial parasites, the stigmas and the superstitions might be still ruling. So during the time, and our new prime minister in the form of Nehru, they had already seen this. So my question is this idea or the sense of science as a very important pillars for the country's security and the development that was to Nehru was because of those particular exposures that in the pre-colonial area, the Britishers were investing so much in science and so much in health and hygiene. So was Nehru influenced by the colonial rulers in directing his ideas and his senses towards the science? So that's my question. Thank you. सुमित सर, आप 1 by 1 लेना चाहेंगे या 2-4 सवाल ले लिया जाए इकट्ठे, फिर आप? ठीक है, तो जो भी 2-3 ले सकते हैं। 2-3 सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट। अगर कोई नहीं है अभी तक तो चैट बॉक्स में मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं एक सवाल में पूछ लेता हूँ। सुमित भाई, पहली बात तो जबरदस्त, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है नेहरू साइंस और हेल्थ के ऊपर, जहां तक मेरी समझ है। एक आपने जिक्र किया कि वो प्लानिंग कमेटी जो बनी थी 38 में, उसपे एक सेक्शन हेल्थ का भी था। उसके साथ साथ 1943 में एक और कमेटी बनी थी, जोसेफ घोरे कमेटी। हाँ, चर्चा की थी। हाँ, तो उस कमेटी पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उस कमेटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, 2 इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो नोटिस मैंने किया, एक तो जो आपने बताया कि फ्री हेल्थ होना चाहिए, उस पर भी वो बात करते हैं, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री हेल्थ को इंश्योर करना। लेकिन उसके अलावा 2 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मुझे उसमें दिखा। हालांकि वो इस तरह से बात नहीं करते हैं, एनजीओ का नाम नहीं लेते हैं, वहां पे मिशनरीज का नाम लेते हैं, और वो कहते हैं कि जिस तरह से आज तक मिशनरीज को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी, हेल्थ एजुकेशन को ज्यादातर हिस्से को रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई थी, उससे हमको अब उसको बंद करना होगा, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो आज के दौर में जिस तरह से एनजीओ को प्रमोट किया जा रहा है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को काटा जा रहा है और एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, और इस पेंडेमिक के भी दौरान देखिए कि चारों तरफ से अगर किसी का हल्ला बोल है तो वो एनजीओ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और स्टेट नदारत हर जगह से हो रहा है। तो एक ये मुद्दा जो मुझे उसमें लगा, उस पर अगर आप क्या उस पर बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मुझे उसमें दिखा कि उसमें कैटेगोरिकली बात वो करते हैं उस कमेटी में कि हिंदुस्तान की ज्यादातर जनता रूरल और स्मॉल टाउन में रहती है, और इन 2 जगहों पे हेल्थ फैसिलिटीज का उस समय भी वो जिक्र करते हैं कि ऑलमोस्ट नदारत है। जो मिशनरीज की एक्टिविटी जो भी कुछ है वो ज्यादातर शहरों में, ज्यादातर बड़े शहरों में है। तो इस पे वो फोकस करने की बात करते हैं। लेकिन पता नहीं, आप शायद इसमें बेहतर मुझे बता पाए कि नेहरू ने क्या इस रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मॉल टाउन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या उन्होंने बोला था, क्योंकि ज्यादातर मुझे दिखता है कि नेहरू जाने जाते हैं बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हेल्थ के सेक्टर में बनाने के लिए। तो ये इस पे मैं थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहता हूँ। ओके, हमारे नेक्स्ट डॉक्टर जियाउल हक सर, आप अगर सुन पा रहे हो तो काइंडली नवनीत सर अनम्यूट करेंगे डॉक्टर जियाउल हक सर को। हाँ, विवेक सर, मैं ये चाहूंगा कि पहले अजीत सर और ये संजीव सर जो प्रश्न दिए गए, जो प्रश्न जो पूछे हैं, यदि उसके ऊपर पहले हो जाए सर, यदि अपनी राय रख दे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, जैसा कंफर्टेबल हो। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्योंकि हो चुका है। ठीक है, जो उर्जित भाई जो सवाल पूछा जाए कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से जो स्ट्रक्चर मिला था या जो ढांचा मिला था, उसकी क्या भूमिका या प्रभाव था, तो उससे नेहरू ने इनकार नहीं किया है। उसको तो माना ही है कि जो ढांचा मिला था। लेकिन अगर आप विज्ञान के इतिहासकारों को ही देखें, उनके लेखन को, चाहे दीपक कुमार को पढ़ें या मार्क हैरिसन को पढ़ें, तो वो जो हेल्थ का जो ढांचा है उसकी जो सीमा है
वो आपको पता लग जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि मलेरिया पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उनको डर है। और उसमें आप ये भी देखेंगे कि पूरी जो शहरों में सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर जो एक कंसर्न था, वो कैंटोनमेंट एरिया तक ही सीमित रह जाता था, जिसमें वो पब्लिक हेल्थ को पूरा शहरों तक फैलाने की, गांवों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन शहरों तक फैलाने में भी उनका पूरा जो ध्यान था वो कैंटोनमेंट एरिया पर सीमित हो जाता था। और ट्रॉपिकल डिजीजेस पे, चाहे वो मलेरिया हो या और भी बीमारियां जो हैं, ट्रॉपिकल फीवर्स को लेके वो ध्यान तो था उस पर हमेशा, लेकिन उनका उसकी वजह ये थी कि ट्रॉपिकल फीवर को लेके एक पूरी आशंका थी और डर था अंग्रेजों के मन में, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल साइंस मेडिसिन वगैरह भी बनते हैं 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन बनता है। तो लेकिन उसमें पूरा जो ध्यान का वो है कि जो अंग्रेज यहाँ रह रहे हैं, जो प्रशासक, उनके स्वास्थ्य को लेकर पब्लिक हेल्थ को लेके कमिश्नर्स की रिपोर्ट भी आने लगती हैं 58 के बाद से, 1859 से ही। लेकिन उसका जो कंसर्न है वो भारत की या जो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या नहीं है पूरी तरीके से, बल्कि जो एक अंग्रेज जो जनसंख्या है उसको लेकर है। दूसरी बात, आपने रोनाल्ड रॉस की बात की, अच्छी बात है, लेकिन मोहम्मद बख्श, रोनाल्ड रॉस ने भी स्वीकार किया है कि मलेरिया संबंधित मोहम्मद बख्श ने उनकी बहुत मदद किया, और दीपक कुमार जैसे लोगों ने काफी लिखा है, और लेकिन मोहम्मद बख्श के योगदान को भुला ही दिया। तो ये कॉलोनियल साइंस का जो औपनिवेशिक विज्ञान का जो ढांचा है, उसमें जरूर जैसे लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन जो संघर्ष है वैज्ञानिकों का, जगदीप बसु वेतन में असमानता के कारण उन्होंने 2 साल तक जो है वेतन नहीं लिया, क्योंकि उनको कच्छ वैज्ञानिकों को, जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उनको उनसे अधिक वेतन दिया जा रहा था, बजाय उनकी योग्यता की कदर के ये ध्यान रखा जा रहा था कि कौन प्रशासक जाति का है और कौन जो शासित जाति का है। तो इसको लेकर जो उसकी लिगेसी से इनकार नहीं है, लेकिन उसकी विज्ञान की सीमाएं भी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और नेहरू उससे इनकार नहीं करते। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा मिला था, और अधिकांश ये जो वैज्ञानिक हैं, संत स्वरूप भटनागर हों, बिहारी बाबा हों, ये लोग उसी औपनिवेशिक से आए हुए लोग थे, लेकिन उन्होंने जो आजाद हिंदुस्तान के लिए जो किया वो भी उस परंपरा से आगे की बात है। संजीव भाई ने जो घोर कमेटी वाली वो बहुत महत्वपूर्ण बात कि सर, इसमें जो राज्य की भूमिका को बार बार जो रेखांकित किया गया, और क्योंकि अगर आप पूरा इतिहास को देखें औपनिवेशिक भारत का, तो चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, ये सारे मसले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में तो वो मिशनरियों को ही, मतलब 1813 का जो चार्टर एक्ट, वहाँ कहा गया कि मिशनरियों को ये है कि वो शिक्षा पर अपना दें। फिर बाद में बहुत ध्यान आया उनका, तो 1 लाख रुपए देने की बात की। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के लिए आप 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं। फिर वो आप लगातार उसको देख सकते हैं, वुड्स डिस्पैच हो या बाद के भी जो शिक्षा से जुड़े जो रहे हों, हंटर आयोग की रिपोर्ट। लेकिन इसमें जो आपने बहुत सही कहा कि जो मिशनरी या इंडिविजुअल की बजाय जो इंडिविजुअल अटेम्प्ट थे कि समाज सुधार आंदोलन की बड़ी थी, तो इंडियंस भी अपने इनिशिएटिव ले रहे थे, पहल ले रहे थे। तो उसके साथ साथ उसकी जगह पर उसकी बजाय और देहातों वाला तो संजीव भाई, मतलब बिल्कुल नेहरू के उसमें सरोकारों में से था कि हिंदुस्तान के देहातों में। और आप ये रिपोर्ट भी आप उसमें देखेंगे जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की सब कमेटी वाली रिपोर्ट है, उसमें भी जो मुख्य जोर है वो हिंदुस्तान के देहातों पर ही है। तो जो गांव है उनमें स्वास्थ्य और इतिहास का नील अमृत ने बहुत सुंदर लेख है कि ये भी ठीक है कि उसके ये पूरे जो प्रयास हैं उनकी सीमाएं हैं,
लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक आजाद देश तुरंत अपना ये योजनाएं बना रहा है। उसमें आज के हाइंडसाइट से हम देखेंगे तो बिल्कुल उसमें समस्याएं हैं। जो महत्वाकांक्षा थी, जो एम्बिशन था, उसको हासिल नहीं किया जा सका, कई बार उसकी आलोचना हो सकती है। लेकिन जो प्रतिबद्धता है, वो एक कमिटमेंट है कि विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक खास पढ़े लिखे वर्ग तक, तबके तक वो महदूद न रह जाए, उसको लेकर जो प्रतिबद्धता है और स्वास्थ्य की जो है वो उन्हीं चीजों तक नहीं रह जाए। सॉरी टू इंटरप्ट सुमित भाई, नवनीत सर प्लीज आप ये रवि कुमार जी कोई है, इनको म्यूट कर दें, हमें लगता है कि वहां से आवाज आ रही है। मैं कर रहा हूँ। ठीक है सुमित सर, आप शुरू कीजिए। हाँ, तो यही बातें हैं कि मतलब जो 50 के दशक में जो हमको एक कमिटमेंट दिखाई देता है, बाद के वर्षों में, ठीक बाद के वर्षों में भी धीरे धीरे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर या जन स्वास्थ्य को लेकर जो एक सरोकार था, वो बाद की सरकारों में धीरे धीरे उसकी ओर जो ध्यान था वो कम पड़ता गया, वो ध्यान बिल्कुल उस पर जोर कम पड़ता गया। तो नवनीत सर कैन यू प्लीज अनम्यूट जियाउल हक सर का कुछ ऑब्जर्वेशन है? हाँ, जियाउल हक सर को। जियाउल हक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं, लेकिन आप जियाउल हक सर को। हाँ, जियाउल हक सर किस नाम से हैं यहाँ पे? ZEYAUL। हाँ। जियाउल हक सर, आप? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरा सवाल नहीं है, बस 2-3 ऑब्जर्व किया मैंने जो मतलब आगे के लिए ज़्यादा ठीक होगा। और सुमित भाई का मैंने इससे पहले भी लेक्चर सुना था और उसमें ही उन्होंने इस तरह की खास तौर से मेरा है कि नेहरू के जो विजन थे टेक्नोलॉजी, साइंस और हेल्थ से रिलेटेड, या जो उन्होंने एक्टिविटीज किया, उसके प्रति आवाम का या जो पीपल थे उनका किस तरह का रिस्पांस था। क्योंकि आज के डेट में मैं जितने भी प्रधानमंत्री का जो स्पीचेज आते हैं उसमें रिस्पांस करते हैं आवाम, खास तौर से जो रिसेंट टाइम पे हमने देखा, तो नेहरू के जो विजन थे इस तरह के विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो हिंदुस्तानी पीपल किस तरह से उनको रिस्पांस दिया। क्योंकि हम देखते हैं, अपने बचपन में भी देखा है बिहार के एरिया में ज़्यादातर लोग सोशल साइंस को अपने बच्चों को तालीम देने में कतराते हैं। ज़्यादातर वो चाहते हैं कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और ये मुझे लगता है कि ये नेहरू का एक इम्पैक्ट दिख रहा है सोसाइटी पे। और दूसरा मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रमोशन था नेहरू का, जो विजन का या उनके जितने भी चीजें कर रहे थे, वो प्रमोट करने के लिए क्या सुविधाएं थी, क्या सोर्सेज थे, खास तौर से आवाम तक पहुंचाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर लिटरेचर, अफसाने या शॉर्ट स्टोरीज, ये एक सोर्स हुआ करता था उस पीरियड का, जो घर घर पहुंचता था। और उसको क्या इन लिटरेचर में भी अफसाना निगारों ने भी उनके विजन को और इन सब साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए कुछ इस तरह की चीजें या साहित्य लिखा या नहीं? ये बस यही 2 चीजें हैं। नेक्स्ट अजीत सर। अच्छा, रविशंकर सर, डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी इतिहास के अच्छे ज्ञाता हैं, काफी गंभीर
शोधार्थी भी हैं और काफी मूल शोध इन्होंने किया है, खासतौर पे भागलपुर और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के ऊपर ऐतिहासिक रिसर्चेस काफी इन्होंने किए हैं, प्राइमरी रिसर्च। तो हाँ रवि सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस यस यस, प्लीज आप बोले। सुवनीत भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज नेहरू के साइंस विजन या पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर बहुत सारी अच्छी सी जानकारी मिली। हम लोग नेहरू के बहुत सारे एस्पेक्ट का अलग अलग ढंग से स्टडी करते हैं। मेरी ये क्वेरी है कि वर्तमान संदर्भ में अगर देखिए, वर्तमान सरकार सबसे अधिक अगर मोदी जी हमला बोले तो वो नेहरू के ऊपर है। उन्होंने कभी इंदिरा गांधी को अटैक नहीं किया, राजीव गांधी को पर अटैक नहीं किया। अभी हाल में भी लोकसभा में एक स्पीच थी, उसमें इन्होंने 29 बार नेहरू का नाम गिनाया। तो इनको लगता है कि भारत में जितनी भी समस्याएं हैं कमोबेश इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, चाहे बंटवारा हो या अन्य कोई इशू हो। तो आखिर नेहरू जी में ऐसा कौन सा कमजोर कड़ी इनको दिखाई देती है जो सबसे अधिक ये नेहरू जी के प्रति ही आक्रामक रहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री? ये सारी समस्याओं के जड़ मूल में नेहरू को ही मानते हैं। मैं आपसे इस बात को जानना चाहूंगा, यही मेरी क्वेरी है आपसे। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह भी हैं, आप उनको प्लीज अनम्यूट कर देंगे। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सर, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, धन्यवाद विवेक भाई। सबसे पहले मैं तो सुवनीत भाई को बधाई देना चाहूंगा। इनके क्या बोलते हैं, लेक्चर से हम लोग हमेशा लाभान्वित होते हैं, आज भी लाभान्वित हुए। तो मेरा एक सिंपल सा डाउट है कि आज़ादी के बाद जब इंडिया के यूनिवर्सिटियों की रूपरेखा तय करने मतलब किया जाने लगा, नो डाउट नेहरू जो है बहुत विजनरी मतलब लीडर थे, वो स्टेट्समैन थे। उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को, आईआईटी, आईआईएम्स, बड़े बड़े इवन सीएसआईआर का, यूजीसी का, बहुत सारे बड़े बड़े उसका वो किया। लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आजाद भारत में कहीं ना कहीं जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर थी, खासकर साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं जो है हम लोग पीछे रह गए? और मैं इस चीज से कह रहा हूं क्या कि आप ये देखिए कि अभी भी जो सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है वो सिस्टम क्या है? मॉनिटरिंग का, रेगुलर असेसमेंट का, कि आप रिसर्च क्या कर रहे हो, उसको मॉनिटर किया जाए, उसको एसेस किया जाए। तो सबसे पहले इस चीज पे जो सबसे पहला विरोध आता है वो सीवी रामन जी का आता है। जब सबसे पहले सीएसआईआर बनता है, जब वो मॉनिटरिंग की बात होती है, तो सबसे पहले जो है सीवी रामन जी वो नाराज होके जो है 10 साल रिसर्च करना बंद कर देते हैं। वो अपने लेबोरेटरी को बंद कर देते हैं कि साइंटिफिक रिगर के लिए मॉनिटरिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप कमोबेश देखोगे अभी भी जो नई शिक्षा नीति आई है, या तो जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाए गए हैं, सारे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में या कोई भी पॉलिसी हो, सब में जो सबसे प्राइम है वो क्या है? मॉनिटरिंग है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर के बारे में कोई नहीं बात करता है कि कोई बंदा अच्छा रिसर्च करे तो उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर कितना मैटर करता है साइंटिफिक रिगर को वो करने में, क्या बोलते हैं, प्रमोट करने में। थैंक यू वेरी मच। सुवनीत सर, वन मोर क्वेश्चन आप ले सकते हैं जब भी। तो विवेक विक्की हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं। ठीक, एक लास्ट वन। हाँ, प्लीज विवेक विक्की को अनम्यूट कर देंगे। हाँ, विवेक विक्की। हाँ, यस, विवेक विक्की जी, आप प्लीज। विवेक विक्की जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? विवेक विक्की जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। विवेक विक्की अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। सुरजीत सर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। सुरजीत सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया कि 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना के साथ नेहरू जी राजनीति में पूर्ण रूप से अपना आगमन करते, उससे पहले इन्होंने विज्ञान, इनकी रुचि जो है, उनकी रुचि विज्ञान में थी। और आपने ये भी बताया कि उस वक्त उन्होंने महिला वैज्ञानिकों को भी बहुत सारे प्रोत्साहन दिए राष्ट्र निर्माण
के लिए, तो क्या आप कुछ महिला वैज्ञानिकों के नेहरू काल में महिला वैज्ञानिकों के कुछ योगदान के बारे में हमें बता सकते हैं? ये हमारा प्रश्न है। आप विवेक विकी को अनम्यूट कर दीजिए, वो मैसेज किए हैं, वो लाइन पे है, वो सुन आ चुके हैं। And I think this will be our last question today. आप विवेक विकी जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। विवेक विकी, विवेक विकी सर से हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे का कार्यक्रम के लिए। ओके, सुमित सर, you can please proceed. ठीक है, तो जो जिया भाई का जो और जो टिप्पणी थी कि जो नेहरू का जो विज्ञान के प्रति जो दृष्टिकोण या जो विजन है और जो आम भारत के लोग, तो इस संदर्भ में मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक उनका लेख है, उन्होंने 19 ब्रह्म विचारों की किताब उसमें लिखा है नेहरू का जी। उसमें वो लिखते हैं कि नेहरू संगठित धर्म के प्रति अपनी घोषित अरुचि के बावजूद भी जो धर्मप्राण भारतीय जनता है उससे संवाद करने में सक्षम थे। तो नेहरू का जो ये संवाद है वो बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए तो ये जैसे आप आज भी भारतीय विज्ञान कांग्रेस में जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, उसकी खबरें अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में छपती है। तो नेहरू जब जो उनका दूसरा जो ऑडियंस है, जो जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो नेहरू को पता है कि रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचना है। और कई बार हम जब साक्षरता की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि साक्षरता तो बहुत कम थी, तो अखबारों से लोग कैसे पढ़ लेंगे। तो इसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि ये आधुनिक समाजों में और खासकर भारत जैसे देशों में आजादी के आंदोलन के दौरान एक समाचार पत्र को जो है 20 से 100 लोग जो है पढ़ा करते थे। और पुस्तकालय का मतलब ही कई बार जो है गांव में एक चौकी, नीम के पेड़ के तले जो है एक चौकी लग गई और एक अखबार आता था, आज आ गया, किसी के यहाँ स्वदेश आ गया, अभ्युदय आ गया, भविष्य आ गया, तो या बिहार में जनता जैसे जो या सर्चलाइट वगैरह अंग्रेजी में। तो ये अखबार जो है साक्षरता में बहुत बड़ी भूमिका, इसके लिए साक्षर होना ही जरूरी नहीं था, लोग सुनकर दूसरे को पढ़वाते थे। और यहाँ तक कि बहुत सारे लेखकों को अगर आप पढ़ेंगे, रेणु जी ने बहुत सुंदर लिखा है इसके बारे में कि सुंदरलाल की जब किताब आई थी भारत में अंग्रेजी राज, तो पूरी किताब लोग पढ़वा कर उसको सुना करते थे। 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते थे। और अगर आप इसमें याद करेंगे तो प्रति परिकथा में भीमन का जो किरदार है, तो उनको कहते हैं कि हिंदू पंच का जो बलिदान अंक आया था, फांसी अंक, वो चांद का फांसी अंक, वो मुझे कंठस्थ है। तो इस तरीके, मतलब जरूरी नहीं है कि जो साक्षर समाज, जो साक्षर नहीं है वो विज्ञान में रुचि नहीं रखता है या नई नई जानकारियों के बारे में रुचि नहीं रखता है। और आप उस समय के अखबारों को देखें तो आप हैरत में होंगे कि आज के हमारे जो हिंदी के या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं, उनकी की क्या कवरेज है या वो किस तरीके से आप खासकर मैंने आज का जो बनारस से आज भी छपता है, और तो उसको आप देखिए तो लगता है कि पूरा अंतरराष्ट्रीय परिवेश क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं कैसी चल रही हैं, हिटलर मुसोलिनी का उदय, वो पूरा आम लोगों तक, पूर्वी युक्त प्रांत की यूपी की जो जनता थी उस समय, वहां तक पहुंचाने का काम ये अखबार भी कर रहे थे। तो नेहरू के दिमाग में ये माध्यम भी थे। साहित्यकारों की बात आपने कीजिए भाई, तो कई सारे साहित्यकार, बहुत ज्यादा, अगर आप देखें कि 30 के दशक में ही प्रगतिशील लेखक आंदोलन का भी शुरुआत हो रहा है। और सज्जाद जहीर की आप रोशनाई देखिए तो वो जो पूरा तरक्की पसंद आंदोलन का कमिटमेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति, प्रगतिशील विचारों के प्रति,
और नेहरू भी, नेहरू, प्रेमचंद, टैगोर जैसे लोग जुड़े रहे। नेहरू ने कभी अध्यक्षता नहीं की हो भले ही प्रगतिशील आंदोलन की, लेकिन वो उससे जुड़े रहे। सज्जाद जहीर ने रोशनाई में बार बार जिक्र किया है कि नेहरू से उनकी मुलाकातें हुआ करती थी, और नेहरू ने बार बार ये कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो और उसी प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए मुल्कराज आनंद थे, एक बड़े लेखक। तो मुल्कराज आनंद ने विश्व भारती में एक लेक्चर दिया था और बाद में वो छपा भी था। तो उसमें पूरा नेहरू के मानवतावाद पर, ह्यूमनिज्म ऑफ जवाहरलाल नेहरू उस किताब का शीर्षक ही। तो ये साहित्यकारों में था ही उसके प्रति, विज्ञान के प्रति। और बाद में जैसे आप जयंत नार्लिकर का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा। जयंत नार्लिकर BHU से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई अपनी की थी। और तो जयंत नार्लिकर भी अपने आत्मकथा में जो उन्होंने लिखी है, उसमें भी वो 50 के दशक का जो भारत है, उसमें नेहरू और विज्ञान के प्रति जो आम लोगों में रुचि पैदा करने में जो नेहरू की भूमिका रही है, उसको रेखांकित करते हैं। रविशंकर सर ने जो सवाल पूछा कि आज के समय में जो नेहरू की आलोचना होती है, तो वो तो कद की भी बात है कि एक बड़ा कद है नेहरू का। और जो लोग आलोचना, कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। लेकिन आधुनिक भारत में जो 2-3 मूल्य हैं, एक सेक्युलरिज्म के प्रति जो नेहरू की प्रतिबद्धता है, सांप्रदायिक ताकतों के प्रति जो नेहरू का खड़ा होने का साहस, और उसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति जो प्रतिबद्धता है। आप देखेंगे कि जो लोग नेहरू की सबसे कहा जाए कि तर्कहीन या बिल्कुल तथ्यहीन जो आलोचना जो आज है, वो यही ताकतें हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हमला करती हैं, जो इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला करती हैं, जो नेहरू का जो नारा था विविधता में एकता, उसके उस मूल्यों पर हमला करती हैं। तो ये वही ताकतें हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नेहरू के विचार, नेहरू के आदर्श और नेहरू के जो मूल्य हैं, वो हजम नहीं करते। इसके लिए बिल्कुल जाहिर है और अपेक्षित। भानु भाई ने जो सवाल किया था वैज्ञानिक इंसेंटिव देने का, वो बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा था। और मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा कि वैज्ञानिकों ने जो नेहरू की आलोचना की है, वो भी आज के समय में ध्यान देने की बात है कि नेहरू ने कितना एक आत्मविश्वास दिया है। और सिर्फ सीवी रमन ही नहीं, अनेक वैज्ञानिकों ने नेहरू का जो ये पूरा जो नेहरू भटनागर और महालनोबिस का जो एक प्रभाव था, उसको लेकर कई वैज्ञानिक क्रिटिकल। तो मैं सिर्फ ये भी याद, यहाँ नेहरू की आलोचना बिल्कुल सही है। नेहरू कई जो उन्होंने जो लक्ष्य रखे, जो ऑब्जेक्टिव थे, वो पूरा नहीं कर सके, वो बात सही है। लेकिन नेहरू ने ये वैज्ञानिकों में, साहित्यकारों में, देश के बुद्धिजीवियों में वो आत्मविश्वास दिया कि वो प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते। आज आप सोचिए कि इस देश में क्या ये आजादी है, इस देश में क्या ये स्वाधीनता है कि हमारा देश का कोई बड़ा बुद्धिजीवी बगैर ये आक्षेप झेले हुए कि वो कांग्रेसी है, बगैर ये आक्षेप झेले हुए कि वो भाजपा विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है, बगैर ये आक्षेप झेले हुए क्या वो देश के प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना कर सकता है। तो मैं यहाँ भी बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूंगा नेहरू को कि कई मामलों में नेहरू असफल रहे, उनकी कमियां हैं, नेहरू की सीमाएं हैं। और विज्ञान वो बार बार कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक ढांचा है वो वैज्ञानिकों को सृजनात्मकता का जगह नहीं दे रहा है, वैज्ञानिकों के अनुसंधान को वो बाधित कर रहा है। तो ये जो आशंकाएं नेहरू के मन में भी थी और इसको लेकर नेहरू सजग भी थे। लेकिन बहुत सारी बातों की तरह कुछ ये भी मामले थे जहां नेहरू उस तरीके से सफल नहीं हो सके जिस तरीके से वो चाहते थे या जैसा उनका विजन था। लेकिन उस विजन को सफल बनाने का काम बाद की सरकारों का भी तो था कि वो उस विजन को, उस दृष्टिकोण को सफल बनाए।
तो नेहरू की असफलता में नेहरू के साथ साथ जो बाद की भारतीय सरकारें हैं उनका भी उतना ही बड़ा भूमिका है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नवनीत भाई ने जो सवाल पूछा था नेहरू और महिला वैज्ञानिकों के संदर्भ में, तो कई सारी महिला वैज्ञानिक का उसमें उदाहरण है, और अभी सीवी रमन का जिक्र आया था, तो उसमें भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्होंने मना कर दिया एक महिला वैज्ञानिक को प्रवेश देने से, कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान। तो कई बार और नेहरू वो जो बात कहते हैं कि वैज्ञानिकों में भी कई बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिलता है, तो उस बात को लेके, और 50 के दशक में कई महिला वैज्ञानिक, जानकी अम्माल जैसी महिला वैज्ञानिक उसी समय में हुई, और नेहरू का और बाद के समय में जो वैज्ञानिकों, महिला वैज्ञानिकों का एक पूरा उभार हुआ, तो ये समय लगता है, क्योंकि जो सामाजिक मूल्य थे उसने महिलाओं को हतोत्साहित ही किया था उस समय। तो नेहरू ने ये जो लगातार प्रोत्साहन दिया, जो अपील की, जो विज्ञान कांग्रेस के मंचों से युवाओं और महिलाओं को लगातार उन्होंने बार बार संबोधित किया कि नए हिंदुस्तान के निर्माण में, नए हिंदुस्तान की बुनियाद में उनको नींव की ईंट का काम करना है, युवाओं और महिला वैज्ञानिकों को। तो बिल्कुल महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने में, और 70-80 के दशक में जो हम महिला वैज्ञानिकों का उभार देखते हैं, उसमें नेहरू की एक बड़ी भूमिका रही। ठीक, शुक्रिया। सुवनीत भाई, आज मैं देख रहा था कि कमेंट्स, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स देख रहे थे, आपने भी देखा होगा, और बहुत ही लोग आज एंजॉय किए आपके लेक्चर को। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी और बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और वाकई में मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुवनीत भाई को जिस तरह से लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, तो उसे सुवनीत से ज्यादा प्रसन्नता मुझे हो रही है, बार बार ये कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। बहुत ही वाकई में बहुत ही जबरदस्त आपका स्पीच था, और पार्टिसिपेंट्स के सवाल भी काफी अच्छे सवाल थे, अच्छे ऑब्जर्वेशंस थे। और मैं चाहूंगा कि मैं नवनीत सर से कि अब सभी को पूरे कार्यक्रम का, चूंकि नवनीत सर एक्टिवली इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संजीव सर का भी हमेशा, संजीव सर बल इनफैक्ट हमारे टीस से वो काम कर रहे हैं, टीस में, और हमारे पहले वक्ता भी थे वो, और सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत ही एक्टिव एकेडमिक ब्लेसिंग्स मिल रहा है हम लोगों के ग्रुप को, जिसकी वजह से हम लोग इस तरह की चर्चाओं को आयोजित कर पा रहे हैं। तो सुवनीत सर, आप प्लीज धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम की आखिरी कड़ी को की तरफ बढ़ते हुए समाप्त करने का करेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सुवनीत सर। सबसे प्रथम मैं संजीत कुमार सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले मैं संजीव सर से आग्रह करूंगा कि अपने अगले लेक्चर सीरीज के बारे में जो प्रोग्राम है उससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वाकिफ कराएं। जी, धन्यवाद नवनीत जी। सबसे पहले तो सुवनीत भाई, मैं बस वही दोबारा शब्द बोलूंगा, जबरदस्त, इससे बेहतर और कुछ शब्द नहीं हो सकता इसके लिए। एक और मैं थोड़ा सा सुवनीत भाई, क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरा काम नहीं है धन्यवाद देना, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। सुवनीत भाई के बारे में एक चीज जो मैं बहुत जुड़ा हूँ इनसे, और वही मुझे लगता है कि इस ग्रुप को बनाने के पीछे हमारा मकसद भी यही है कि हम उन लोगों तक पहुंचे जो हिंदी भाषी हैं, जो रीजनल लैंग्वेज में रिसर्च करना चाहते हैं और करना की कोशिश कर रहे हैं, उन तक हम पहुंचे, और वहां तक हमें पहुंचने की जरूरत है। जो एक एकेडमिया में एलिटिज्म आ गया है, वो हम कोशिश हमारी है कितनी, और उसमें सुवनीत भाई का अहम योगदान है। ये ज्यादातर इनके लेख आप देखिएगा तो वो हिंदी में होते हैं। इन्होंने किताब का भी अनुवादन किया है हिंदी में, जो ऑक्सफोर्ड से छपा है। तो हमारे लिए इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। इनका हम चाहते हैं कि आगे भी आपका सहयोग इससे मिलता रहे। इसके साथ साथ मैं जो अगले हमारे वक्ता है, और हम फिर से ये बात कहना चाहते हैं कि कोशिश करेंगे, और हम आग्रह भी करना चाहेंगे अगले वक्ता से कि वो भी हिंदी में जितना हो सके बात करें। अगले वक्ता हमारे होंगे नेक्स्ट संडे, समय भी यही रहेगा, जगह भी यही रहेगा। जियाउल हक, जिन्होंने एक सवाल भी पूछा था, वो उन्होंने भी हिस्टोरिकल स्टडीज वहाँ पे JNU से उन्होंने PhD किया है,
और वो अब फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर है मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है वहाँ पे। और उनका मौजू होगा इस हफ्ते का कि वो देखना चाहे, हमें ये बताना चाहेंगे किस तरह से लिटरेचर में, और लिटरेचर की जब मैं बात करता हूँ तो अलग अलग तरह के लिटरेचर में किस तरह से माहवारी को दर्शाया गया है। और उसमें उन्होंने खुद मुझे बताया कि एक खास कहानी है और वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, उसके ऊपर खास चर्चा वो करेंगे, जिसका नाम ही क्वारंटीन है, जैसे 1939-40 में लिखा गया था। तो वो सब परिप्रेक्ष्य में रखते हुए अगले वक्ता हमारे जियावल भाई होंगे। और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज इंगेजिंग रहा है अगला भी हमारा इंगेजिंग होगा। और इसके साथ साथ मैं बस धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस